माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा जीएसटी में एक बहुत बड़ी राहत दी गई है और या यूँ कहें कि एक विसंगति जो बहुत लंबे समय से 2017 से चली आ रही थी उसे दूर किया गया है। ये है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 19 मई 2022 का। ये मैटर है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस जजमेंट में, इस निर्णय में दो बातों का जिक्र है। एक जिसका मैं सबसे पहले बता दूं और जिसके बारे में संसद टीवी पे 20 मई 2022 को एक पैनल डिस्कशन हुआ था। प्रोग्राम का नाम था मुद्दा आपका, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। और जो बात समझी जा रही थी, यूँ प्रतीत होता था या लोगों को यूँ लगता था जैसे कि जीएसटी काउंसिल का डिसीजंस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बाध्य है, वो बाध्य है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूँ कहा है कि ये रिकमेंडेटरी ऑफ नेचर है, हालांकि दोनों को मानना ज़रूर है लेकिन रिकमेंडेटरी नेचर है। तो ये जो पहले की जो प्रक्रिया जो थी, जैसे आर्टिकल 279A जिसमें कि जीएसटी काउंसिल की बात की गई है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें ऑलरेडी ये कहा गया है कि इसके रिकमेंडेशंस ही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए रिकमेंडेशंस ही हैं। आर्टिकल 279A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो जीएसटी काउंसिल की जो अनुशंसा होती है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज को ले आते हैं, नोटिफिकेशंस को ले आते हैं, सर्कुलर्स को ले आते हैं, इंस्ट्रक्शंस को ले आते हैं। तो दोनों साथ साथ काम करते हैं और इसको ले आते हैं। तो उसकी एक तरह से उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी बात बताया कि आर्टिकल 246A में स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को लेजिस्लेट करने का पावर है, जो कि एग्जिस्टिंग प्रावधान है कि क्या है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पर जो दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपका ओशन फ्रेट या सी फ्रेट की बात की गई है। ओशन फ्रेट और सी फ्रेट, इसकी बात के पहले थोड़ा मैं कस्टम्स के बारे में आपको जानकारी दूं कि कस्टम्स के नियम के अनुसार जो इंपोर्ट होते हैं, वो जो एक्सपोर्टर फॉरेन का है और इंपोर्टर इंडिया का है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कई तरह का हो सकता है। FOB कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, CIF हो सकता है, CNF हो सकता है, CNI भी हो सकता है। अगर ये CIF कॉन्ट्रैक्ट है तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट्स को कहते हैं, जिसका रिपेट्रिएशन इंडियन इंपोर्टर को बाहर के एक्सपोर्टर को करना पड़ता है, जो भी CIF वैल्यू है। उसी तरह से अगर CIF है तो उस CNF का रिपेट्रिएशन करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है CIF कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है उन्होंने, ओशन फ्रेट इन रिलेशन टू CNI कॉन्ट्रैक्ट, और ये CNF कॉन्ट्रैक्ट में भी अप्लाई करेगा। तो अगर CIF कॉन्ट्रैक्ट है और या CNF कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर जो फ्रेट का कार्य है वो एक्सपोर्टर, फॉरेन एक्सपोर्टर करता है और वो फॉरेन में शिपिंग लाइंस से आपको फ्रेट की सर्विसेज लेता है। और ये सर्विसेज आपको सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो शिपिंग लाइंस है वो भी हमारे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिया से बाहर है, और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस वहाँ पर एक तरीके से फॉरेन एक्सपोर्टर ही है। तो यहाँ पर अगर जो सर्विसेज वो फॉरेन एक्सपोर्टर ने लिया फ्रेट का CIF कॉन्ट्रैक्ट में या CNF कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका औचित्य नहीं था कि रिवर्स चार्ज में नोटिफिकेशन 10/2017 के अनुसार IT 10/2017 IT के अनुसार इंडियन एक्सपोर्टर से उसको रिवर्स चार्ज में लिया जाए। में कस्टम वैल्यूएशन रूल्स के रूल 10 में ऐसा बोला गया है कि कॉस्ट एंड सर्विसेज को ऐड करना है, और इस कॉस्ट एंड सर्विसेज को ऐड करने में फ्रेट एंड इंश्योरेंस को भी ऐड करना है। अगर आपके फ्रेट नहीं हो तो 20% ऑफ द FOB वैल्यू और एक्चुअल विच एवर इज लेस। इंश्योरेंस नहीं हो 1.1 to 5% ऑफ FOB वैल्यू और एक्चुअल विच एवर इज लेस। इस तरह की कार्य किया जाता है। तो इन एनी केस ये आपका असेसेबल वैल्यू को बनाने के लिए CIF वैल्यू कर लिया जाता है। अगर
FOB कॉन्ट्रैक्ट हो तब भी। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल 8 ऑफ CGST रूल्स और सब रूल 30 ऑफ रूल 2 ऑफ CGST रूल्स में जहाँ की कंपोजिट सप्लाई की बात की गई है, और कंपोजिट सप्लाई जहाँ की एक से ज़्यादा सप्लाई है, एक प्रिंसिपल सप्लाई है और सारे सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड है, जैसे कि CIF कोई कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स के साथ इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी आपके नेचुरली बंडल है। तो यहाँ पर जो GST लगाया जाता है या वो आपका ऑलरेडी आपका CIF में लगा हुआ है, क्योंकि जो कस्टम्स में हम जो IGST लेते हैं इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूँ। असेसेबल वैल्यू प्लस BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी, और बेसिक कस्टम ड्यूटी पे CIF पे लेते हैं। असेसेबल वैल्यू BCD प्लस अगर वहाँ सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो उस पर, और प्लस आपका इस सारे को जोड़ के जो वैल्यू आता है असेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस SWS, उस पर IGST लेते हैं। तो IGST CIF में हम ऑलरेडी ले रहे हैं। सेक्शन 8 के अनुसार और सब रूल 30 ऑफ रूल 2 ऑफ CGST एक्ट के अनुसार एक अगर वहाँ पर जो CIF कॉन्ट्रैक्ट है या अथवा CNF कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पर सेपरेटली IGST लेने का औचित्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया है। उन्होंने कहा इस कार्य को नहीं करना है, इसको उन्होंने वैलिड नहीं माना, और इस जजमेंट के पहले इसी तरह का जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट का भी आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। तो एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इस केस में अगर हम फ्रेट पर इन एडिशन टू IGST जो ऑलरेडी कस्टम्स लेवी कर रहा है अलॉन्ग विद BCD एंड SWS, अगर उस पर भी हम लें तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगा। और इस केस में डुप्लीकेशन होने के बावजूद जो ये फ्रेट है, चूँकि ये जो सर्विस है, सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेट, वो फॉरेन में सप्लाई किया गया है, तो इसका वो इंडियन इम्पोर्टर उसका शायद ITC क्रेडिट भी नहीं ले पाएगा। तो इन बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया और गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को सस्टेन किया, अपहोल्ड किया। तो ये बहुत बड़ी राहत है। आज आपके सामने बोलने का और आने का कारण ये है कि इसके जो रेमिफिकेशंस हैं कस्टम्स रूल्स के हिसाब से, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 के अनुसार से, और CGST एक्ट और IGST एक्ट सारे से लिंक्ड है, और कस्टम का कार्य कैसे होता है, क्योंकि इन बातों को भी बताना था। इन्हीं बातों को देखते हुए आज इस वीडियो को बनाया गया है, जो कि उम्मीद है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।